हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसी को आगे बढ़ाना है। दो केस हम वहां कर चुके थे, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री एंड व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। क्लियर? तो जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 था या 180 था या 90 था, ये तीनों केस हम वहां पर करके आए हैं लास्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में बच्चों हमारा केस है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का ही केस है कि एंगल ना 0 हो, ना 180 हो, ना 90 डिग्री हो, अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री हो, तब चार्ज का पाथ मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, आज हमें ये पता करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का केस है बच्चों, वही कैरी ऑन चल रहा है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और केस थर्ड है हमारा व्हेन थीटा इज अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये बच्चों हमारा एक्स वाई और ये एक्स एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और यहां ओरिजिन पर ये चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q और M, Q जिसका चार्ज है और M जिसका मास है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी दी जो कि मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, थीटा। क्लियर? तो अब हमको पता करना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह के पाथ पर मोशन करेगा। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कि थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट। तो मैंने आपको ये बात कई बार बताई है लास्ट की वीडियोज में कि अगर आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फिजिक्स में किसी भी वेक्टर को प्लेन में लाई होता हुआ देखते हैं तो समझ जाइए कि आपको उसके कंपोनेंट करने हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अब आगे की कहानी क्या होनी है। जैसे ये आपकी वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और वेलोसिटी एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच में लाई कर रही है, बोले तो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो वेक्टर और वो प्लेन में लाई कर रही है, इट मींस हमें इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट तो हो जाएगा बच्चों इसका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल V पैरेलल, और ये इक्वल होगा हमारा V cos थीटा। ठीक है, सीधा सा रूल है, वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो उस एक्सिस पर कॉस वाला कंपोनेंट आएगा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर V cos थीटा के परपेंडिकुलर ये जो कंपोनेंट आएगा बच्चों हमारा, इसको हम नाम देते हैं V परपेंडिकुलर इक्वल टू V साइन थीटा। क्लियर? दो कंपोनेंट कर लिए। अब जो ओरिजिनल कंपोनेंट करने के बाद जो ओरिजिनल वेक्टर है उसको भूल जाओ, अब आपको कंपोनेंट के साथ डील करना है ना। तो ऐसे समझिए कि इस चार्ज पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज है बच्चों। एक वेलोसिटी तो है V cos थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, दूसरी वेलोसिटी है V sin थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब कुछ इस तरह से सोचिए कि सपोज कीजिए कि अगर चार्ज पार्टिकल के पास केवल ये वाली वेलोसिटी होती, जस्ट इमेजिन केवल ये वाली वेलोसिटी होती, ये वाली नहीं होती, तो ये वाली जो वेलोसिटी है बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब एंगल हो गया 0। और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री है तो वो स्ट्रेट पाथ पर चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 है तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर थीटा आपका 0 है, तो जो FM है मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा मतलब पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं है, तो वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करेगा। क्लियर? मींस अगर पार्टिकल के पास केवल ये वाली वेलोसिटी होती बच्चों तो वो पार्टिकल कैसे पाथ पर चलता, एक स्ट्रेट लाइन पर चलता हुआ जाता।
ठीक है, इसका मतलब इसकी वजह से जो पाथ होगा, इस वाली वैल्यू, अगर केवल ये वेलोसिटी होगी तो स्ट्रेट लाइन। अब इमेजिन कि पार्टिकल के पास केवल ये वाली वेलोसिटी होती v sin थीटा और ये ना होती, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे पाथ पर घूमेगा, सर्कुलर पाथ पर चलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर पार्टिकल में ये वेलोसिटी होती तो वो केवल सर्कुलर पाथ पर चलता था। अब क्योंकि दोनों वेलोसिटीज हैं चार्ज पार्टिकल के पास, तो दोनों वेलोसिटीज हैं, इसका मतलब ये भी है और ये भी है, तो इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल कैसे पाथ पर चलेगा, स्ट्रेट। ठीक है, और इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल कैसे पाथ पर चलेगा, सर्किल। तो दोनों मोशन वो साइमल्टेनियसली करेगा। मींस जो पार्टिकल है हमारा चार्ज पार्टिकल वो सर्किल पर चलते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, आगे की तरफ मतलब स्ट्रेट लाइन पर चलता हुआ जाएगा। तो जो उन दोनों पाथ को मिला के जो पाथ बनेगा बच्चों, उस पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ। तो कॉन्सेप्ट ये निकली यहां से कि अदर देन 0, 180 और 90 डिग्री एंगल पर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे पाथ पर चलेगा, हेलिकल पाथ पर चलेगा। हेलिकल पाथ मतलब स्प्रिंग, जो स्प्रिंग की शेप होती है लाइक सोलेनॉइड, ठीक है ना, तो उस तरह के पाथ पर चलेगा। एंड हेलिकल पाथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस। हेलिकल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, सर्कुलर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अगर मैं इस पार्टिकल की मोशन को पिक्चराइज करूं यहां पर तो कैसे चलेगा, कुछ इस तरह से चलेगा, इस तरह से, समझ रहे हैं आप, सर्किल पर भी चल रहा है और आगे की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। पार्टिकल इस तरह से आगे की तरफ भी बढ़ता जा रहा है और सर्किल पर भी घूम रहा है। आप समझ गए होंगे, सर्किल पर किसकी वजह से घूम रहा है, बी साइन थीटा की वजह से। आगे किसकी, स्ट्रेट लाइन पर किसकी वजह से चल रहा है, बी कॉस थीटा की वजह से। सही है, तो आप समझ गए होंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। तो यहां से कॉन्सेप्ट बना लो कि अगर इन 3 एंगल के अलावा आपको कोई चौथा एंगल दिखता है, कुछ भी, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में जो पाथ है वो हेलिकल पाथ होगा। अब बच्चों यहां पर कुछ टर्म्स आएंगे इस हेलिकल पाथ से रिलेटेड, जैसे कि भाई जो हेलिक्स बन रही है, भाई इसमें सर्किल्स है ना, ये सर्किल्स हैं, है ना, तो जो हेलिक्स है वो पूछेगा कि जो हेलिकल पाथ है उस हेलिकल पाथ की रेडियस क्या है। ठीक है, तो मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, जैसे V पैरेलल है आपका V cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे ड्यू टू दिस component of velocity particle moves on a स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल कैसे पाथ पर चलेगा, स्ट्रेट लाइन पर। उसके बाद बी परपेंडिकुलर है साहब हमारा V साइन थीटा, तो यहां पर लिखेंगे ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ velocity particle will move on a circular path। ठीक है, सर्कुलर पाथ, क्लियर। यहां पर लिखेंगे combination of these two motions becomes a helical path।
becomes a helical path। क्लियर? तो ये सब कॉन्सेप्ट हो गई आपकी। अब बात करते हैं बच्चों कि जो यहाँ पर कुछ इस मोशंस में कुछ टर्म्स जो आएंगे, जैसे भाई जो हेलिक्स है, ये जो आपकी हेलिक्स है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूं ऐसे। ये हेलिकल पाथ है, सर्किल पर भी घूम रहा है और जो पार्टिकल है वो आगे की तरफ भी चल रहा है। ठीक है ना? तो इस हेलिक्स की एक रेडियस है भाई, सर्कुलर जो पाथ है उनकी रेडियस है, तो वो पूछेगा कि बताओ हेलिक्स की रेडियस क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, तो यहां पर लिखेंगे रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। ठीक है, तो भाई रेडियस किसकी है? जिस सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल चल रहा है ये उसकी रेडियस है। और लास्ट लेक्चर में सर्कुलर मोशन जब चार्ज पार्टिकल कर रहा था तो उस सर्कुलर पाथ की रेडियस के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, और जो वो फॉर्मूला था बच्चों वो क्या था? R इज इक्वल टू mv अपॉन qv। क्लियर? और यहां पर ये जो v थी, वहां ये जो v थी वो ये कौन सी वाली v थी? जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। भाई जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तभी तो चल रहा था पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, तो यहां पर ये जो v है ये कौन सी वाली v है? जो v मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो v परपेंडिकुलर कौन सी है साहब? v परपेंडिकुलर है v साइन थीटा। तो बस यहाँ v परपेंडिकुलर की जगह हमको क्या रख देना है? v साइन थीटा। तो mv साइन थीटा अपॉन qv, दिस इज द रेडियस फॉर हेलिकल पाथ। क्लियर? अब साहब अब आते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। अब आते हैं बच्चों हम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो कहने का मतलब टाइम पीरियड क्यों आ रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। तो टाइम पीरियड का मतलब है कि वो पार्टिकल अपना एक सर्किल, अपना एक रेवोल्यूशन जितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है उस टाइम को बच्चों हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या था? एक सर्किल में मतलब एक रेवोल्यूशन में जितना टाइम लेता है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 2 पाई r, और अपॉन में v कौन सी है? v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर की वजह से तो रेवोल्यूशन कर रहा है। और r क्या है हमारी? r है हमारी 2 पाई एम बी परपेंडिकुलर अपॉन बी परपेंडिकुलर, और क्यू बी परपेंडिकुलर से बी परपेंडिकुलर कैंसिल। तो ये आ जाएगा साहब हमारा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। एग्जैक्टली वही टाइम पीरियड आ रहा है जो सर्कुलर मोशन में आ रहा था और आएगा, आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सर्कुलर मोशन का ही टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे बच्चों तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। तो जो हमने टाइम पीरियड निकाला है उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो QB अपॉन 2 पाई m, QB अपॉन 2 पाई m। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब चार्ज पार्टिकल अपना एक रेवोल्यूशन जितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो पार्टिकल एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, अब साहब एक और बच्चों यहां पर नया टर्म आता है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको हटा देता हूं अब। ठीक है, एक और नया टर्म है यहां, बिल्कुल नया, जो अब तक आपने नहीं पढ़ा। पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। ठीक है, तो पिच ऑफ द हेलिकल पाथ का क्या मतलब है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट बड़ी समझने वाली है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझने वाली, थोड़ा सा मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए पिच का मतलब क्या है बच्चों? सपोज कीजिए बच्चों पार्टिकल ने अपनी मोशन यहां से स्टार्ट की,
ठीक है, यहां से स्टार्ट की तो यहां से चला वो ऐसे 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 और एक रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट कर लिया। ठीक है भाई, यहां से स्टार्ट की थी मोशन और स्टार्ट करके वो इस तरह से सर्कुलर पाथ पर चला ऐसे और यहां पर आके एक रेवोल्यूशन कंप्लीट और यहां से उसका फिर दूसरा रेवोल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, मींस पार्टिकल अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, ये जो पार्टिकल अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद सर्किल का सेंटर यहां था। ठीक है, अब अगले सर्किल का सेंटर यहां से यहां आगे बढ़ गया इतनी डिस्टेंस, समझ रहे हो? नहीं, और दूसरे तरीके से सुनिए। ठीक है, पार्टिकल ने अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया और पार्टिकल अपना एक रेवोल्यूशन जितने टाइम में कंप्लीट करता है उसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल कितना आगे की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही तो जा रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एक टाइम पीरियड में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो जितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है एक टाइम पीरियड में, तो एक रेवोल्यूशन हो गया यहां पर और अगला रेवोल्यूशन करने के लिए वो यहां पर आ गया। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड में उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो यूं समझिए, और तीसरा तरीका समझिए भाई, हेलिकल पाथ में डिफरेंट सर्किल्स वर्क, मतलब पहले एक सर्किल फिर दूसरा सर्किल। ठीक है, पहले ये आपका सपोज ये एक सर्किल, अब यहां से दूसरा सर्किल, फिर तीसरा सर्किल, फिर चौथा सर्किल, फिर पांचवा सर्किल, मतलब पार्टिकल इधर आगे की तरफ भी बढ़ता जा रहा है और सर्कुलर मोशन भी करता जा रहा है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि पार्टिकल अपना एक टाइम पीरियड में एक रेवोल्यूशन करने में जितना टाइम लेता है उतने टाइम में वो आगे बढ़ जाता है, यहां पर आ जाता है। तो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव सर्किल्स। दो लगातार मतलब यहां पर आपने सर्किल लिया तो अगला ये, यहां सर्किल लिया तो अगला यहां पर, ये सर्किल लिया तो ये अगला सर्किल, तो दो कॉन्सिक्यूटिव सर्किल के बीच जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। क्लियर? तो पिच ऑफ द हेलिकल पाथ को हम कैसे लिखेंगे, इसको नोट कर लें। ठीक है, तो पिच ऑफ द हेलिकल पाथ को हम नोट करते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस traveled by the charged particle parallel to the magnetic field in one time period, कैपिटल T। क्लियर? कोई भी चार्ज पार्टिकल अपना एक टाइम पीरियड में जितनी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेता है उस डिस्टेंस को बच्चों हम बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा, इसको हटा देता हूं मैं अब। ठीक है, अब साहब सिंपली पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज नथिंग बट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम कैपिटल T। तो हमको डिस्टेंस पता करनी है। अब स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, सिंपल। अब यहां पर डिस्टेंस क्या है, पिच, तो पिच को हम डिनोट करते हैं बच्चों P से। पिच को किससे डिनोट करते हैं, P से, तो P इज इक्वल टू B इंटू T। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कौन सी वाली वेलोसिटी की वजह से चल रहा था, तो वो चल रहा था इस वाली वेलोसिटी के, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उस वेलोसिटी की वजह से ही तो चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, तो यहां पर V कौन सी आएगी, V पैरेलल, कितने टाइम में, कैपिटल T टाइम में। ठीक है, बस
तो P इज इक्वल टू B पैरेलल क्या है साहब, V cos थीटा, ठीक है जी। और कैपिटल T टाइम पीरियड अभी हमने निकाला है 2 पाई m अपॉन QB, क्लियर। तो हो गया, तो पिच के लिए फॉर्मूला आ गया साहब 2 पाई m अपॉन QB और V cos थीटा। लो जी, ये आ गया आपका पिच के लिए फॉर्मूला, क्लियर। 2 पाई m V cos थीटा अपॉन QB। अब बच्चों यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स बोलता है, तो मैथमेटिक्स कह रहा है कि अगर सपोज कीजिए ये जो थीटा है ये 90 डिग्री हो जाए, ऐसे कहने का मतलब जो वेलोसिटी है वो प्लेन में ना होके वाई एक्सिस के अलोंग हो, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल हो गया 90 डिग्री। और जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री है फिर तो वो सर्किल पर ही चलता रहेगा, नहीं कहने का मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो मतलब आगे जो डिस्टेंस है पिच है वो 0 होनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स बोल रहा है कि अगर यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 की वैल्यू 0 एंड पिच बिकम्स 0। बोलता नहीं बोलता मैथमेटिक्स, कह रहा है कि जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के तो वो केवल सर्कुलर पाथ पर ही चलेगा और उसी सर्किल को बार बार दोहराता रहेगा, मींस आगे पीछे नहीं होगा वो, क्लियर। तो कहने का मतलब पिच की जो कॉन्सेप्ट है वो तभी आएगी जब चार्ज पार्टिकल अदर देन 0, 180 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल पर चल रहा होगा, क्लियर है। अब साहब एक और चीज, अब यहाँ पिच से रिलेटेड ही चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ये आपने कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, ठीक है। ये जो हेलिकल पाथ वाला जो मसला है इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए साहब, सपोज कीजिए, देखो मैं इसको और मॉडिफाई कर सकता हूं, इस फॉर्मूले को मैं और ज्यादा मॉडिफाई कर सकता हूं। तो कैसे मॉडिफाई करूंगा इसको, जरा ध्यान से देखिए। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ये वाला जो पिच का जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये वाला, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू 2 पाई m V साइन थीटा, ठीक है, और अपॉन में QB साइन थीटा और cos थीटा आपका ये है ही, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है बस, है ना। अब देखो इस फॉर्मूले से अभी जो हमने रेडियस के लिए फॉर्मूला निकाला था, अभी रेडियस के लिए फॉर्मूला निकाला था वो था हमारा MB साइन थीटा और अपॉन में आपका QB था या नहीं, ठीक है, ये था साहब। अब जरा ध्यान से देखिए, मैथमेटिक्स बोलता है, मैथमेटिक्स कह रहा है कि MB साइन थीटा अपॉन QB, ये कह रहा है कि मेरी जगह पर R रख दो, मेरी जगह पर R रख दो, रेडियस रख दो, तो हम रख देते हैं। तो ये हो जाएगा साहब आपका 2 पाई R, ये तो 2 पाई R हो गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा, और इस cos थीटा को अगर हम नीचे ले आए तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन cos थीटा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साहब हमारा 2 पाई R और अपॉन में tan थीटा। तो कभी कभी इस तरह का सवाल बना देगा कि यही फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो वो सवाल आपका चुटकी में हो जाएगा, मींस वो आपसे कहेगा कि इतनी रेडियस है, इतनी एंगल पर थ्रो किया गया, तो बताओ पिच क्या होगी, केवल रेडियस देगा और एंगल देगा। अब आप सोचोगे यार कि पिच में तो 2 पाई m V cos थीटा अपॉन QB वेलोसिटी भी होती है ना, Q भी होता है, B भी होती है, अब कैसे करें, तो चुटकियों में सवाल हो जाएगा, केवल आपको रेडियस देगा और एंगल देगा वो, ठीक है। तो P इक्वल टू 2 पाई R अपॉन tan थीटा। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला मैं कैसे लेकर आया हूं। वन मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पिच, पिच बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों हेलिकल पाथ के लिए, ठीक है। चलो तो मैं इसको रफ कर देता हूं, काफी देर हो गई इसे तो, ठीक है। अब साहब और एक कॉन्सेप्ट है पिच से रिलेटेड, क्या कि सपोज कीजिए कि ये एक डिस्टेंस है L, ठीक है, ये L डिस्टेंस है और इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो हेलिकल मोशन कर रहा है, हेलिकल पाथ पर चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी पिच आई, है ना, इसके अंदर कितनी पिच आई, तो देखो 1
2, यहां से मोशन स्टार्ट हुई थी इसकी सर्कुलर, सपोज यहां से, तो यहां पर सेंटर होगा पहला, तो 1 2 3 4 5 और सपोज यहां पर खत्म हुई 7, जो भी है। अगर वो आपसे कहेगा कि एक चार्ज पार्टिकल है और वो L लेंथ में उसकी हेलिक्स बनी हुई है, मतलब सर्कुलर लूप्स बनी हुई हैं, तो वो आपसे पूछेगा कि उसके अंदर उसके अंदर कितनी पिच आ रही हैं। पिच का मतलब समझ रहे हो भाई, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 1 पिच, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2 पिच, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 3 पिच। 1 पिच मतलब एक सेंटर से दूसरे सेंटर की डिस्टेंस, दूसरी पिच फिर उस सेंटर से अगले सेंटर की डिस्टेंस। समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है, तो वो कह रहा है कितनी पिच आ रही है ना। तो हम कैसे पता करें, हमें नहीं पता, तो हमने देखो मैथमेटिक्स का कमाल, हमें नहीं पता क्या है, तो हमने मान लिया कि इसके अंदर टोटल n पिच आ रही हैं। कितनी? n पिच। ठीक है सर। अब इसका मतलब एक पिच में कितनी डिस्टेंस होती है बच्चों? p। एक पिच में p डिस्टेंस होती है, तो n पिच में कितनी डिस्टेंस होगी? n इंटू p। और हमने क्या माना कि इस टोटल l डिस्टेंस में कितनी पिच आ रही है? n। तो कहने का मतलब n इंटू p किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल l लेंथ के। समझ रहे हैं आप? चलिए मैं दोबारा समझाता हूं। l लेंथ है, हमें ये, और एक पिच की डिस्टेंस है p। सही है, हमें ये पता करना है कि उस L लेंथ के अंदर कितनी पिचेज आ रही हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमने मान लिया कि उस L लेंथ के अंदर n पिच आ रही हैं। तो n पिच आ रही है, इसको अब कैसे करेंगे कि एक पिच की डिस्टेंस है p, तो 2 की कितनी होगी? 2p। 3 की कितनी होगी? 3p। 4 की कितनी होगी? 4p। 5 पिच की कितनी होगी? 5p। तो n पिच की कितनी होगी? np। समझ गए? तो np पिच है, टोटल n पिच है, तो np इक्वल टू हो जाएगी टोटल l के। तो यहां से नंबर ऑफ पिच आ जाएगा बच्चों l अपॉन p। लो जी, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला में क्वेश्चंस में यूज होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आपको एक रीजन की लेंथ गिवन है, एक पिच की डिस्टेंस गिवन होगी, तो आप नंबर ऑफ पिच निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये नोट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ पिच इक्वल टू l अपॉन p। ठीक है, अच्छा इसको रब कर देता हूं मैं। उसके बाद इस डिस्टेंस l को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो तो सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो यहां से हमें टाइम पता करना है, कितना टाइम दिया, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कितनी डिस्टेंस कवर की है? l। ठीक है, कौन सी वाली स्पीड से? जो पैरेलल है। पैरेलल कौन सी स्पीड है? मैग्नेटिक फील्ड के b cos थीटा। तो इतना टाइम लेगा साहब। ठीक है, उतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, इस डिस्टेंस को, l डिस्टेंस को कवर करने के लिए इतना टाइम लेगा। क्लियर? अब साहब इसके बाद बच्चों, अब छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर आते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो मोटी मोटी जितनी भी चीज मेन जो भी कॉन्सेप्ट थी वो सब हो गई, कि हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, पिच के फॉर्मूले को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पिच कैसे निकालेंगे, ये सब जो मेन बातें थी वो सब हो गया। अब आते हैं साहब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जिन पर अब आप गौर करेंगे और करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से डीप इनसाइड पूछते हैं, मतलब आपको उस टॉपिक की गहराई से जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको वो क्वेश्चन इजी लगेगा। क्लियर? तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि देखो बच्चों, ये है हेलिक्स, है ना, हेलिक्स सोलिनॉइड, एंड दिस लाइन जो सेंटर्स को मिलाते हुए, सारे जो सर्कुलर लूप हैं उन सबके सेंटर को मिलाते हुए जो लाइन पास होती है उसको हम बच्चों बोलते हैं हेलिक्स की एक्सिस, हेलिकल पाथ की एक्सिस। और अब जरा ध्यान से देखिए, दिस इज द एक्सिस ऑफ हेलिकल पाथ। ठीक है, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का मतलब पहला पॉइंट तो यही निकला कि the axis of
helical path, the axis of helical path is always parallel to the magnetic field। गजब का पॉइंट है। हेलिक्स की जो एक्सिस होगी वो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए ये है आपका देखना जरा ध्यान से, ये मार्कर है आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में, ठीक है, और ये है आपका सर्किल हेलिक्स का जो सर्किल बन रहा है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर। तो दिस इज द प्लेन ऑफ सर्किल, दिस इज द प्लेन ऑफ सर्किल एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का मतलब जो हेलिक्स का प्लेन है, जो हेलिक्स का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। तो यहां पर दूसरा पॉइंट लिखते हैं बच्चों, द प्लेन ऑफ हेलिक्स विल बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। आई होप समझ रहे होगे आप। और थर्ड पॉइंट जो है बच्चों वो आप बहुत मजेदार है क्योंकि इस पर जेई में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या है देखो, इससे पहले समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, पार्टिकल जिस पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट करता है दैट पॉइंट, ठीक है, जैसे सपोज इस केस में पार्टिकल ने अपनी मोशन यहां ओ से मतलब ओरिजिन से स्टार्ट की, यहां से, ठीक है, उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से पार्टिकल ने अपनी मोशन स्टार्ट की है उस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की। तो ये लाइन हो गई, जैसे यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहां पर एक्स एक्सिस है, ये जनरल कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो तो कॉन्सेप्ट क्या है कि पार्टिकल जहां से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है उस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है साहब। अब आप ध्यान से देखिए, पार्टिकल ने अपना यहां से एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, सही है, यहां से चला, यहां से ऐसे भाई t=0 पर पार्टिकल था यहां पर, अब उसके बाद यहां से चला और अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया उसने यहां पर आके, ठीक है, अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया और वो उस लाइन को टच कर रहा है जो लाइन कहां से पास हो रही है, उस पॉइंट से पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जहां से पार्टिकल ने अपनी मोशन स्टार्ट की थी। बहुत गहराई वाली बात है बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये लाइन यहां पर टच की, अब उसके बाद फिर यहां से चला और वापस आ गया और यहां पर आ गया साहब, तो एक पे चल लिया साहब, वो यहां से लेके यहां तक चल लिया, नहीं चल लिया, फिर से टच किया उसी लाइन को उस पार्टिकल ने, फिर यहां से चला साहब, चला, अब यहां पर आ गया, फिर टच किया, अब कितनी पिच हो गई, 3 भाई, एक यहां से लेके यहां तक, एक यहां से लेके यहां तक, एक यहां से लेके यहां तक, ठीक है, फिर यहां से चला, फिर यहां से आया, फिर टच किया उसी लाइन को। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब पार्टिकल हेलिकल पाथ पर चल रहा होगा, जब पार्टिकल हेलिकल पाथ पर चल रहा होगा तब वो उस लाइन को, जो लाइन उसके स्टार्टिंग पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ड्रॉ की गई थी, वो पार्टिकल उस लाइन को आफ्टर वन पिच हर बार क्या करेगा, टच करेगा। पहली पिच पर टच किया, ठीक है, फिर दूसरी पिच पर टच करेगा, फिर तीसरी पिच पर, मतलब अगले हर एक रेवोल्यूशन के बाद उसे, कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद उसे क्या करेगा पार्टिकल, हर बार उसे टच करके जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इस पर एक आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कई बार, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये जब भी कॉन्सेप्ट, मतलब आईआईटी में ऐसी बहुत डेप्थ वाली कॉन्सेप्ट ही पूछी जाएंगी आपसे, ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट नहीं भैया रेडियस बता दो, हाँ मेन में आज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आने लग गए हैं अब, ठीक है, मतलब आपको फॉर्मूला भी पता है तो आप क्वेश्चन कर दोगे। क्लियर। अब मेन का लेवल ही बहुत चेंज हो गया है,
ठीक है। तो बात समझ में आई। पार्टिकल जहां से मोशन स्टार्ट की थी उस लाइन से ड्रो, उस लाइन मतलब उस पॉइंट से लाइन ड्रो की, कहां कब लाइन ड्रो की, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। और पार्टिकल हर एक पिच के बाद उस लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है साहब। तो इस पॉइंट को मैं कैसे लिखूंगा, आप इसको लिखिए, द पार्टिकल व्हाइल मूविंग इन हेलिकल पाथ, द पार्टिकल व्हाइल मूविंग इन हेलिकल पाथ, ठीक है, हेलिकल पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड touches the line, touches the line passing through the starting point, the starting point and parallel to the magnetic field. That is the point. Clear? The particle while moving in helical path in magnetic field touches the line passing through the starting point and parallel to the magnetic field after every pitch, after every pitch. क्लियर? हर एक पिच के बाद उसको क्या करेगा, वो टच करेगा। ठीक है। जैसे सपोज करो यहां से स्टार्ट हुई मोशन, सपोज, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुई ऐसे करके, यहां से ऐसे चला, ऐसे, फिर अगली पिच यहां पर आ गई, है ना, तो ये हो गई एक पिच। तो एक पिच मतलब एक पिच के बाद यहां टच किया, फिर दूसरी पिच के बाद यहां टच करेगा, तीसरी पिच के बाद फिर टच करेगा, चौथी पिच के बाद फिर टच करेगा, पांचवी पिच के बाद फिर टच करेगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे, सपोज करो कि ये यहां पर है एक कोई पॉइंट और इसकी यहां से डिस्टेंस है x, ठीक है, x कितनी, x, मतलब वो पॉइंट लाइन पर ही है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पॉइंट पर जाके टच करे, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि जो x है वो NP के इक्वल होनी चाहिए, जो x है वो NP के इक्वल होनी चाहिए। मतलब क्योंकि एक या तो एक पिच पर टच करेगा, या दूसरी पर, या तीसरी पर, या चौथी पर, या पांचवी पर, या छठी पर, मतलब वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, मतलब n इक्वल टू 0 जब मतलब पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट की तब टच कर रहा था। उसके बाद कब करेगा, जब पहली पिच हो जाएगी, सही है ना, पहली जब पिच हो जाएगी तब टच करेगा। फिर कब करेगा, जब दूसरी पिच होगी, दूसरी पिच पर, फिर कब टच करेगा, तीसरी पिच पर, फिर कब करेगा, चौथी पिच पर। आर यू गेटिंग और नॉट? तो x इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है ये NP के इक्वल होनी चाहिए, तभी इस पॉइंट पर क्या करेगा, वो टच करेगा। क्लियर? तो दिस इज द कंडीशन फॉर टचिंग दिस लाइन, जिस जो लाइन पास हो रही है स्टार्टिंग पॉइंट से और जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ये उसको टच करने की कंडीशन है कि जो x है वो NP के इक्वल होनी चाहिए, वेयर n इज द नंबर ऑफ पिच, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इन नंबर पर वो टच करेगा उसे। ठीक है साहब? अब साहब, तो ये थी बच्चों हेलिकल पाथ की कॉन्सेप्ट। अब 2-3 सवाल करते हैं अच्छे और उसके बाद फिर लेक्चर को समाप्ति देते हैं। ठीक है, चलिए साहब, तो अच्छे 2-3 सवाल ले लेता हूं, ठीक है ना। चलो मैं इसको, अब ये आपने कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब साहब, तो क्वेश्चन अच्छे लेंगे 2-3, जिससे आपकी ओवरऑल हर एक कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है ना। चलिए साहब,
तो साहब पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, मतलब पहले जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो ये है, अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स विद स्पीड 4 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स with speed 4 into 10⁵ meter per second enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle of 60 degree to the magnetic field. The pitch of the resulting helical path of the protons is close to, आपको mass of proton given है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन गिवन है, तो हेलिकल पाथ की आपसे पिच पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको गिवन है स्पीड 4 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है साहब। और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है साहब हमें 0.3 टेस्ला, ठीक है। एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री, ठीक है। तो मास और चार्ज गिवन है ही, तो पिच की बात हो रही है, तो पिच के लिए बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने क्या बोला था, जेई मेन में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं अब, ठीक है ना। तो 2πm v cos थीटा और अपॉन में है आपका QB, ठीक है। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो 2 into 3.14 मास हो गया था प्रोटॉन का 1.67 into 10⁻⁻27, ठीक है। और V हो गई साहब आपकी 4 into 10⁵ cos थीटा, तो थीटा हो गया आपका 60 डिग्री, और अपॉन में QB तो 1 जो आपको चार्ज गिवन है 1.69 into 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका 0.3। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे सॉल्व, तो ये नियरली 4 सेंटीमीटर आएगा सॉल्व होके, क्लियर। तो लो जेई ये आया है आपका, लगा लो 2020 में, लेटेस्ट है, मतलब 2-3 साल पुराना क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आने लग गए हैं, जिसको आप हवा समझते हैं। इतना बड़ा हवा नहीं है जितना आपने अपने मन में बना लिया है उसे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें क्या क्लियर होना है यार, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये है साहब क्वेश्चन आपका कि अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ओ ये तो हो ही गया, हाँ ये तो हो गया, ठीक है, सही है ना। अब आते हैं, चलिए ये वाला लेते हैं। द फिगर शोज अ रीजन ऑफ लेंथ L with a uniform magnetic field of 0.3 Tesla in it and proton entering the region with velocity 4 into 10⁵ meter per second, making an angle 60 degree with the field. If the proton completes 10 revolution by the time it crosses the region shown, so L is close to. अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाई थी आपको, देखिए उसका एप्लीकेशन है यहाँ, आपको ये डायग्राम में गिवन है कि इस रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको, ठीक है। और यहां से एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो जाहिर सी बात है हेलिकल पाथ पर चलेगा, तो इसके अंदर जब वो हेलिकल पाथ पर चलेगा तो कुछ इस तरह से चलेगा वो, ठीक है। तो ये हो गया एक रेवोल्यूशन, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और ये लेंथ उसने मान रखी है कितनी, L, सही है साहब। तो वो कह रहा है कि उसने ये 10 रेवोल्यूशन लिए, कितने रेवोल्यूशन, 10 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो 10 रेवोल्यूशन बाय द टाइम इट क्रॉसेस, तो L कितनी होगी, तो यार L कितनी होगी, L इज इक्वल टू 10 रेवोल्यूशन का मतलब 10 पिच,
क्योंकि एक रेवोल्यूशन में एक पिच बनती है, 2 रेवोल्यूशन में 2 पिच बनती है, 3 रेवोल्यूशन में 3 पिच बनती हैं। तो कहने का होता है L इजिकल टू 10 इंटू पी। तो जो L होगी वो 10P के इक्वल होगी, सीधी सी बात है। नहीं भाई, एक पिच में एक रेवोल्यूशन में एक पिच, 2 रेवोल्यूशन में 2 पिच, 3 रेवोल्यूशन में 3 पिच, 4 रेवोल्यूशन में 4 पिच। तो दिस इक्वल टू, अभी जो मैंने आपको बताया था कि x इजिकल टू NP, L इजिकल टू NP, तो N नंबर ऑफ पिच और P आपका एक पिच में जितनी डिस्टेंस है। तो 10 इंटू P, और P की हमने फॉर्मूला पता है 2 पाई m v cos थीटा, और अपॉन में यहां रख देंगे हम QB। क्लियर है? QB क्लियर? तो कहने का मतलब, अच्छा ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी, तो ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो आपको ये एंगल पता है, वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, Q गिवन है, B गिवन है। क्लियर? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा L इज इक्वल टू 0.44 मीटर। क्लियर? आई होप कि आपकी समझ में आया होगा ये, और आपको ये भी पता चला होगा कि इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट यूज हुई है। ठीक है ना? उसके बाद तो बच्चों ये इस तरह के एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram and charge this is projected with a speed 2 into 10 to the power 6 meter per second at an angle of 60 degree Tesla 60 degree to the x-axis. If a uniform magnetic field of 0.104 Tesla is applied along y-axis, the path of proton H. तो एक प्रोटॉन है और वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस से, और मैग्नेटिक फील्ड है साहब आपका वाई एक्सिस में। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई साहब आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, और जो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री, यही लिख रहा है ना, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। समझे? हर बात का मतलब होता है भाई, हमें मैग्नेटिक फील्ड और किस में एंगल देखना है? वेलोसिटी में। ठीक है, तो ये दे रखा है वेलोसिटी में और एक्स एक्सिस में, हमें देखना है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो कैसे पाथ पर चलेगा भाई? जो एंगल है वो ना तो 0 है, ना 180 है, ना 90 है, 30 डिग्री है। तो कहने का मतलब हेलिकल पाथ। ठीक है, तो हेलिकल पाथ, और हेलिकल पाथ की रेडियस पूछ रहा है, तो R इज इक्वल टू MB sin थीटा और अपॉन में QB। आपको M गिवन है, आपको B गिवन है, थीटा 30 रख देंगे, Q गिवन है, B गिवन है। ठीक है, तो ये आ जाएगी साहब आपकी लगभग 0.1 मीटर। क्लियर? और टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो वही है, T इजिकल टू 2 पाई m अपॉन QB। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, M गिवन है, Q गिवन है, B गिवन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड। क्लियर? तो ये है बच्चों आपका हेलिकल पाथ। क्लियर? ये था आपका हेलिकल पाथ। तो मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, जय हिंद।